गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में हिस्ट्री में द वेरी फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। ऑलरेडी हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 3 के कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1832 1848, यानी लगभग 18 ईयर का स्पेल है। इसमें कहाँ कहाँ क्या क्रांतियाँ हुई उन सबको पढ़ेंगे। रिजल्ट्स ऑफ द कंजर्वेटिव रीजन्स एंड पार्टिसिपेंट्स एज कंजर्वेटिव रीजन्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, यानी जिन जिन एरियाज़ में रूढ़िवादी जो लोग थे उन्होंने अपनी पावर को पक्का करने की कोशिश की। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म लीड टू द रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप, यानी इसके बाद भी इवन तक कि लगभग हर एरिया के अंदर कोशिश की गई बाय दी जो रूढ़िवादी लोग थे उनके द्वारा की पावर को कंसोलिडेट कर लिया जाए या जो उनकी अथॉरिटी है उसको पूरा पुख्ता कर लिया जाए। बट उसके बाद भी जो लोग लिबरलिज्म या नेशनलिज्म को अपने सपनों में अपने ड्रीम्स में संजोए हुए थे उन लोगों ने कहीं ना किसी पार्ट्स पे रेवोल्यूशन ज़रूर किया यूरोप में। दीज रीजन्स आर इटालियंस एंड जर्मन स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड्स एंड पोलैंड, यानी इन अगर पार्ट्स की बात करें तो दीज आर द पार्ट्स। दीज रेवोल्यूशंस were led by the liberal nationalist who belongs to the educated middle class elite. It means कि ये जो revolutions जो हो रही थी इनको लीड करने का काम, इनका नेतृत्व करने का जो काम था वो लिबरल नेशनलिस्ट यानी जो उदार राष्ट्रवादी थे वो लोग इनको लीड कर रहे थे। और इसमें जो लोग थे वो एजुकेटेड थे। इट मीन्स इलाइट्स पर्सनस आर देयर, यानी कुछ अभिजन जो वर्ग था वो इस रेवोल्यूशन को लीड कर रहा था। प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, मेंबर्स ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लास वर द मेंबर्स ऑफ दीज रेवोल्यूशन, यानी दीज आर द मेंबर्स ऑफ द रेवोल्यूशन एट दैट टाइम। नाउ वी टॉक अबाउट द जुलाई 1830 रेवोल्यूशंस ऑफ फ्रांस एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी 1830 के अंदर जो जुलाई की क्रांति होती है फ्रांस के अंदर उसके रिजल्ट्स क्या रहे। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, यानी 1830 के आसपास पहली बार जो क्रांति या कुछ परिवर्तन की चीज़ें देखी गई वो देखी गई कहाँ, फ्रांस के अंदर जुलाई 1830s के आसपास। द किंग बर्बन, द बर्बन किंग who had been restored to power during the conservative reactions after 1815, they were overthrown by liberal revolutionaries now. It means कि देखिए 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू होता है या वॉर ऑफ वाटरलू होता है उसके बाद जब नेपोलियन हार जाता है तो कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी जो पावर होती है वो अथॉरिटी में आती है, वो वापस से अपने आप को रिस्टोर कर लेती है। बट कहीं ना कहीं अब उन पावर्स को ओवरथ्रो करने की कोशिश की जाती है बाय दी लिबरल आइडियोलॉजी, बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरीज। आफ्टर दैट लिबरल रेवोल्यूशनरीज इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड। इट मीन्स कि अब क्या किया जाता है, जो उदार राष्ट्रवादी जो लोग होते हैं वो इस एरिया में यानी फ्रांस के कुछ पार्ट्स में, जिन पार्ट्स की हमने ऊपर बात की, ठीक है, उनके अंदर संवैधानिक जो राजशाही है उसकी शुरुआत करते हैं और एज ए हेड ऑफ द स्टेट उस टाइम चुना जाता है लुइस फिलिप को। इन्फ्लुएंस एंड मैटरनेज, ही रिमार्क्ड दैट व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कॉच कॉल्ड, यानी मैटरनिक के द्वारा एक स्टेटमेंट पास की जाती है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ऐसा भी बोला गया। द जुलाई रेवोल्यूशंस ऑफ फ्रांस स्पार्क्ड एट एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम्स
बार्किंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स एंड नीदरलैंड। यानी जुलाई क्रांति की जो शुरुआत होती है वो फ्रांस में होती है और धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ती हुई अलग अलग स्टेट्स में मूव करती है। इट मीन ब्रुसेल्स, बेल्जियम्स, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, इन पार्ट्स में भी जुलाई क्रांति है उसका असर देखने को मिलता है। यानी एक एक करके इवेंटली क्या होता है, नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं उनकी शुरुआत होती है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मेजर इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप। इट मीन्स यहाँ हम ग्रीक वॉर की बात करेंगे, ठीक है। Greek War of Independence was a major event that mobilized the nationalist feeling among the educated elites across Europe। यानी ग्रीक वॉर की बात करें, जो स्वतंत्रता को लेकर जो वॉर किया गया था, उसमें जो ख़ास तौर से चीज़ें जो देखी गई, या उसके अंदर एक चीज़ ख़ास तौर से देखी कि पीपल्स जो थे वो उन्होंने अपने आप को मोबिलाइज़ किया, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड किया। एंड उन लोगों के बीच जो पढ़े लिखे लोग थे उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, दैट इज़ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जो कि इलाइट लोग थे, सोसाइटी के कुछ गिने चुने लोग जो पढ़े लिखे थे, जो इस रेवोल्यूशन को लीड कर रहे थे। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस ऑफ द 15th सेंचुरी। यानी ग्रीक की अगर बात करें तो वो 15वीं शताब्दी तक ऑटोमन जो एम्पायर था उसका हिस्सा रहा था, उसका पार्ट रहा था। द ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप spark of and struggle for independence among the Greek which begins in 1821। यानी ग्रीक के अंदर जो राष्ट्रवादी जो घटनाएं थी, क्रांतिकारी जो घटनाएं थी, उनकी शुरुआत होती है यूरोप में और धीरे धीरे ये स्ट्रगल बढ़ना शुरू होता है। और ग्रीस के अंदर या ग्रीक के अंदर इसकी शुरुआत होती है 1821 में। यानी 1821 के अंदर ग्रीक जो कंट्रीज़ थे उनमें शुरुआत होती है अपनी आज़ादी को लेकर, अपने राइट्स को लेकर, अपनी इक्वालिटी को लेकर। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम दी अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्सिल। इट मीन्स कि इसके साथ साथ देखिए ग्रीक कंट्रीज़ के जो लोग हैं वहाँ तो उनको सपोर्ट मिलती ही मिलती है, बट इसके अलावा जो दूसरे एरियाज़ में भी ग्रीक लोग थे उनके द्वारा भी उनकी इस भावना को सपोर्ट किया जाता है, उनकी इस फीलिंग को प्रमोट किया जाता है। They also got support from many Western Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। यानी इसके अलावा जो अदर कंट्री, जो वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, उनके लोगों ने भी कहीं ना कहीं सिंपैथाइज करना शुरू कर दिया, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक ओल्ड इतिहास में उन लोगों का कल्चर शायद एक रहा हो, उन लोगों के पास्ट शायद एक रहा हो, शायद उनके ट्रेडिशन एक जैसी रहे हो, तो उन्हें लगा कि शायद उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। पोइट्स एंड आर्टिसंस लाउटेड ग्रीस एज द cradles of Europe civilizations and mobilized public opinion to support its struggle against in मुस्लिम एम्पायर। यानी यहाँ तक आते आते जो राइटर्स थे उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू किया, किसको, जो रेवोल्यूशन हो रही थी उसको, किसके अगेंस्ट, मुस्लिम जो एम्पायर था उसके अगेंस्ट। कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड बायरन इन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड later want to fight in war where he died in fever in 1824। यानी अगर हम लॉर्ड बायरन की बात करें जो एक महान कवि हुए थे, उन्होंने भी जो ग्रीक वॉर हुई थी उसके अंदर अपना अविस्मरणीय या जिसे हम भूल नहीं सकते योगदान दिया था। ठीक है, उनके द्वारा बहुत सारी पोइट्स लिखी गई, पोइम को कंपोज किया गया जो कहीं ना कहीं ओत प्रोत थी नेशनलिज्म की फीलिंग्स को लेकर, और वो अपने देश के लिए लड़ते हुए 1824 के अंदर उनकी डेथ हुई, ऐसा कहा जाता है, ड्यू टू दी हाई फीवर। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की अगर बात करें 1832 के अंदर यह ट्रीटी होती है, और इसी के रीज़न बिंग जो ग्रीस है वो एज एन इंडिपेंडेंट नेशन सामने आता है। यानी 1832 की कॉन्स्टेंटिनोपल जो संधि है उससे जो ग्रीस है वो एक नया कंट्री बनकर उभरता है। सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म अमंग यूरोप,
यानी द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि किसी भी देश में नेशनलिज्म के लिए ज़रूरी नहीं कि वहाँ के विचारों से या वहाँ की बाउंड्रीज से ही क्रांतियाँ पैदा हों। इसके लिए दूसरी जो चीज़ें होती हैं, कुछ अदर जो एस्पेक्ट्स होते हैं, वो भी क्रांति को सपोर्ट करते हैं। कल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। इट मीन्स किसी भी देश का जो कल्चर है वो बहुत की रोल प्ले करता है कहीं भी नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करने के लिए। तो हम यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ आइडियाज़ नेशनलिज्म को लेकर आए या फिर बाउंड्रीज़ के जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो नेशनलिज्म को लेके आए, ओनली राइट पर्सनस लेके आया, एजुकेशन लेके आई। सब चीज़ों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक आल्सो हेल्प टू क्रिएटिंग, एक्सप्रेसिंग एंड शेपिंग द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। इवन तक कि आर्ट्स की बात करें, पोइट्री की बात करें, स्टोरीज़ की बात करें, इन सब ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को प्रपोट करने के लिए। रोमांटिसिज्म, इट वॉज ए कल्चर मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। इट मीन्स रोमांटिसिज्म की बात करें या प्राकृतवाद की बात करें या रहस्यवाद की बात करें, तो उन्होंने भी जो उनका जो कल्चर था उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ किया जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी या सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म थी या आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म था उनको। रोमांटिसिज्म इन्फ्लुएंस कल्चर्स ऑन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी प्राकृत जो वाद था उन्होंने किस तरीके से, किस वे में जो नेशनलिज्म था उसको बढ़ाने की कोशिश की, उसको प्रमोट किया। इट वॉज ए कल्चर मूवमेंट विच शो टू डेवलप्स ए पार्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। इट मीन्स कि ये एक तरीके का कल्चर था, ठीक है, इसे एक मतलब सांस्कृतिक आंदोलन भी कहा जा सकता है, बिकॉज इसी के रीज़न बिंग लोगों के अंदर जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी वो डेवलप हुई एक पार्टिकुलर रीजन में। It was a movement in the art and literature which originated in the late 18th centuries, emphasized inspirations, subjectivity and primacy of civilization। यानी इस मूवमेंट के रीज़न बिंग, ठीक है, 18वीं सदी के आसपास इसकी शुरुआत होती है और ये मेनली फोकस करता है किसके ऊपर, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, सब्जेक्टिविटी के ऊपर, या फिर इसका जो मेन मोटिव रहता है दैट इज़ सिविलाइजेशन। ठीक है, कल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडियाज ऑफ नेशन। आर्ट्स एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक आल्सो हेल्प्ड इन क्रिएटिंग, एक्सप्रेसिंग एंड शेपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। यानी कल्चर के साथ साथ दूसरे जो की पॉइंट्स हैं, यानी हम बात करें आर्ट्स की, पोइट्रीज़ की, स्टोरीज़ की, म्यूज़िक की, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ में। इनके अंदर भी जो नेशनलिज्म की जो चीज़ें थी उनको लिखा गया। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, शहीद भगत सिंह की बात करें या फिर हम जलियांवाला बाग को लेकर कोई मूवीज़ हैं उसकी बात करें, या कुछ किसी भी मूवीज़ की हम बात कर लें जो देशभक्ति की मूवीज़ हैं, चाहे बॉर्डर की बात करें, तो हर मूवीज़ के अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे होते हैं जिनसे हमारी इंटरनल फीलिंग्स अपने आप जुड़ जाती है हमारे देश के साथ, हमारी लैंड के साथ, हमारे देश की भूमि के साथ। आगे देखिएगा फोर्थ पॉइंट, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशंस ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड फीलिंग्स। यानी रोमांटिसिज्म से जुड़े हुए जो विचार धाराओं के व्यक्ति थे उन्होंने कहीं ना कहीं साइंस और रीज़न का जो ग्लोरिफिकेशन था उसकी क्रिटिसाइज़ की, और उन्होंने फोकस किया किसके ऊपर, इमोशंस के ऊपर, इंट्यूशंस के ऊपर और ह्यूमन फीलिंग्स के ऊपर। यानी इमोशंस क्या है, हमारा जो मनोबल है उसमें कैसे वृद्धि की जा सकती है, कैसे हाउ टू इंक्रीज आवर इंट्यूशंस, ठीक है, और हमारी फीलिंगों किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है अबाउट द नेशनलिज्म। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklores was not just to recover an incident's national spirit, but also to carry the modern nationalist masses to large audience who were mostly illiterate. It means
कि वर्नाकुलर लैंग्वेज की अगर बात करें तो इट इज़ रेफर टू द लोकल लैंग्वेज, यानी लोकल जो भाषाएं बोली जाती है, लोकल जो लैंग्वेज होती है उनकी बात की गई, और उन्हीं के अंदर जो सॉन्ग्स थे उनको कंपोज किया गया, कहानियों को कंपोज किया गया, ताकि उन लोगों तक बात पहुंचाई जा सके जो लोग अनएजुकेटेड हैं या जो लोग अनपढ़ हैं। और कहीं ना कहीं जो मॉडर्न जो चीज़ें थी, मॉडर्न जो नेशनलिज्म का जो मैसेज था वो उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बिकॉज प्रेफर किया गया किसको, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को, यानी जो लैंग्वेजेस लोकल स्टेज के ऊपर लोगों के द्वारा बोली जाती थी, लोग प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उन लैंग्वेजेस को समझ सकते थे। व्यूज़ ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट, यानी उन लोगों की व्यूज़ क्या रहे, क्रिटिकल अप्रोच टू वार्ड रीजन एंड साइंस, सेम वही चीज़ें हैं। Romantic artists and poets generally criticize the glorifications of reasons and science and focus on the emotion, intuitions and feelings. ठीक है, efforts to create a sense of shared collective heritage, the efforts of romantic thinkers to create a sense of shared collective heritage, a common culture past as the basis of the nation. It means कि कहीं ना कहीं इन लोगों का जो मेन सेंटर रहा वो रहा कि साइंस और रीज़न है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, और उसकी जगह जो हमारे इमोशंस हैं, इंट्यूशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं उनको जगह दी गई, हमारे सेंटिमेंट्स को जगह दी गई। इसके अलावा कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो कलेक्टिव हेरिटेज या एक तरीके से कलेक्टिव जो सभ्यता थी उसकी बात की गई, कलेक्टिव रोमांटिसिज्म की बात की गई, और इसी के रीज़न भी कहीं ना कहीं लोगों को प्राउड फील करवाया गया उनके पास्ट के ऊपर और उनके आने वाले फ्यूचर के ऊपर। व्यूज़ ऑफ जॉन ग्राटफ्रेड, इट मीन्स एक पोइट था, एक फिलोसफर था, उसके द्वारा कुछ लिखा गया और उसने जो लिखा वो रिमार्केबल था और शायद इसीलिए उसका नाम इस चैप्टर में है। रोमांटिसिज्म सच एज जर्मन फिलोसफर जॉन ग्राटफ्रेड 1744 to 1803, यानी इस ग्रेट फिलोसफर के द्वारा कुछ लिखा गया। इसने क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। उसने कहा कि अगर हमें रियल में अगर जर्मन एम्पायर या जर्मन के कल्चर को समझना है, जर्मन कल्चर को डेवलप करना है, तो हमें वहाँ का जो दास वॉल्क है, वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं, उनके कल्चर को डेवलप करना होगा, उनके कल्चर को डिस्कवर करना होगा। यानी लोकल जो लोग हैं, लोकल जो पीपल्स हैं, कॉमन जो पीपल हैं, उनके कल्चर को वी हैव टू प्रमोट, वी हैव टू डिस्कवर। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्रीज एंड फोक डांस द ट्रू स्पिरिट्स ऑफ द नेशन। इट मीन्स कि उसने कहा कि रियल में जो फोक सॉन्ग्स हैं, फोक पोएट्रीज हैं, फोक डांस हैं, उन्हीं के अंदर जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो छुपी हुई है, और उन्हीं से जो मूवमेंट्स है वो बहुत जल्दी पॉपुलराइज होगा, लोगों में फैलेगा। सो कलेक्टिव एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर्स वाज इसेंशियल्स टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। यानी देश को अगर बनाना है, देश को अगर आज़ाद करना है, तो हमें हमारे जो फोक सॉन्ग्स हैं, हमारा जो कल्चर है, उसको एक तरीके से एक प्रोजेक्ट मानकर आगे लेकर आना होगा, उसको हमें बढ़ाना होगा, उन सब चीज़ों को हमें प्रमोट करना होगा जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशंस थी। इम्फोसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, हमें प्रमोट करना होगा हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको, ऐसा मानना था जॉन ग्रैटफील्ड का। दे हैव emphasized on the vernacular language and collections of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist masses to large audience who are mostly illiterate. It means उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा बिलीव करना था कि अगर हमें हमारे मैसेज को, हमारे एम को लोगों तक पहुंचाना है, एक एक पर्सन तक पहुंचाना है, तो हमें कहीं ना कहीं वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस है उनके ऊपर पकड़ बनानी होगी, उनको समझना होगा, और उसी के अंदर हमारी पोइट्रीज़, सारी चीज़ों को हमें लिखना होगा, ताकि आम इंसान, कॉमन पर्सन इन सब चीज़ों को जो एम था नेशनलिज्म का उसको समझ सके। इन्फ्लुएंस ऑन रोमांटिसिज्म्स ऑन पोलैंड,
पोलैंड के ऊपर रोमांटिसिज्म का, प्राकृतवाद का क्या प्रभाव पड़ता है? पोलैंड हैज़ बीन पार्टनाइज एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी पोलैंड जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पोलैंड का डिवीजन होता है ड्यू टू द रोमांटिसिज्म। इट वॉज पार्टनाइज टू बाय ग्रेट पावर रशिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, रशिया में, पर्सिया में और ऑस्ट्रिया में। इवन था पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, यानी पोलैंड है वो ज़्यादा समय तक अपने आप को आज़ाद नहीं रख पाता, बट कुछ टाइम तक तो वो अपनी आज़ादी का जो मज़ा है उसे चखता है। अपने कुछ टाइम के लिए वहाँ के लोग अपने राइट्स को बियर करते हैं, अपने राइट का एंजॉय करते हैं, अपनी गवर्नमेंट का एंजॉय करते हैं, बट ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसा नहीं रह पाता। हाउएवर नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। हालांकि जो पोलैंड है वो दोबारा से गुलाम बन जाता है, बट उसके बाद भी वहाँ के म्यूज़िक में, वहाँ की लैंग्वेज में जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो ज़िंदा रहती है। ठीक है, फिर करोल अगर कुरापिंस्की की बात करें, सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक, टर्निंग फ्लोक डांस लाइक द Pornesia, a dance of Polish regions, and Mazurka, Polish dance into nationalist feeling। यानी कहीं ना कहीं करोल जो एक पर्सन थे उनके द्वारा सेलिब्रेट की गई अलग अलग चीज़ें म्यूज़िक के अंदर या उनके ओपेरा के अंदर जहाँ भी ये चीज़ें परफॉर्म की जाती थी, उनकी अगर बात करें तो जनरली उनके ओपेरा के अंदर क्या था, ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती थी जो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी उनके रोमांटिसिज्म को लेकर, उनके नेशनलिज्म को लेकर, उनकी देश की कहानियों को लेकर। रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन पोलैंड, यानी लैंग्वेज का क्या रोल रहा पोलैंड के अंदर। लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन पोलैंड, यानी लैंग्वेज है उसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है किसके अंदर, पोलैंड के अंदर, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को प्रमोट करने को लेकर। आफ्टर रशिया ऑक्यूपेशंस द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स आउट ऑफ द स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड, यानी रशिया जब ऑक्यूपाइड कर लेता है पोलैंड टेरिटरी को तो उसके बाद में वहाँ स्कूलों के अंदर, वहाँ के जो स्कूल कॉलेजेस थे उनके अंदर रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया जाता है और जो उनकी पोलिश लैंग्वेज है उसे वापस क्रैश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। बट उसके बाद भी वहाँ कहीं ना कहीं पोलिश लैंग्वेज का असर जो है वो दिखाई देता है। इट मीन्स जब पोलैंड आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर अपना कल्चर, अपनी बुक्स, अपना करिकुलम जो था उसे बनाया। इन 1831 एन आर्म्ड रिबिलियंस अगेंस्ट रशिया रूल्स टुक प्लेस बट विच वॉज क्रस्ट। इट मीन्स 1831 के अंदर रशिया के अगेंस्ट वहाँ एक रिबिलियन होता है, एक क्रांति होती है, बट रशिया के द्वारा उसे बाय द आर्मी, बाय द स्पोए क्रैश कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी इन पोलैंड बिगिंस टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन्स ऑफ नेशनलिस्ट या नेशनल डिस्टेंस। इट मीन्स इन सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग जो पोलैंड के अंदर अपनी पोलिश लैंग्वेज के अंदर राइट करते थे, क्लर्गी की अगर बात करें स्पेशली, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास एट दैट टाइम। ठीक है, तो इनके द्वारा जो लैंग्वेजेस थी उनको प्रमोट किया गया और जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी उनको प्रमोट किया गया, बिकॉज बहुत सारा कल्चर, बहुत सारी पोइट्रीज, बहुत सारी स्टोरीज इनके द्वारा लिखी गई इन द लैंग्वेज ऑफ पॉलिश। पॉलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी पॉलिश लैंग्वेज थी उसका यूज़ किया जाता था चर्च के अंदर गैदरिंग करने के लिए और जो रिलीजियस जो रिचुअल थी उनको परफॉर्म करने के लिए, यानी पॉलिश लैंग्वेज के अंदर ही इंस्ट्रक्शन जो थी वो दी जाती थी। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर put in jails or sent to Siberia by the Russian authority as punishments for refusals to pay in Russia। इट मीन्स रशिया की गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑर्डर दिए जाते और जब भी कोई प्रीस्ट या जब भी कोई बिशप इन सारे ऑर्डर्स को डिसफॉलो कर देता या इनका डिसरिगार्ड कर देता तो उनको जेल में भेजा गया, उनको कुछ सालों के लिए जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया साइबेरिया में। The use of Polish come to be
seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. यानी कहीं ना कहीं पॉलिश लैंग्वेज बोलना, पॉलिश लैंग्वेज में लिखना एक स्ट्रगल माना गया, एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल बन गया। किसके अगेंस्ट? रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट। इट मीन्स लैंग्वेज ने कहीं ना कहीं रशियन लोगों की अगेंस्ट काम किया, या पॉलिश लैंग्वेज ने पोलैंड के लोगों में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इतनी अच्छी से प्रमोट कर दी कि रशिया चाहकर भी लगातार बार बार उसने क्रैश किया रिबिलियंस को, बार बार क्रैश किया मोमेंट्स को, बट उसके बाद भी पोलैंड के अंदर वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की फीलिंग्स, वहाँ के ट्रेडिशंस बने रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आएगी और पठन पाठन की इस प्रोसेस में मैं आप लोगों की इसी तरह सहायता करता रहूँगा। तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।